क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, आज मदर्स डे है। वैसे हम लोगों का मानना है कि पूरी जिंदगी ही माँ की होती है, कोई एक डे उनके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन अब है तो है, मदर्स डे आज है और लोग अपने अपने तरीके से अपने माँ को याद कर रहे हैं। हम लोग भी अपने माँ को याद करते रहते हैं और आज मदर्स डे के दिन साथी उम्र की माँ आई है, कुछ दादी माँ हमारे बीच हैं और भी माएँ आई हैं। बहुत सारी माँ का आशीर्वाद हम लोगों के लिए आया है। उन्होंने कहा है कि आप भूख हड़ताल जारी रखिए, हमारी ममता आपकी इस लड़ाई में आपको कमजोर नहीं करेगी, आपको मजबूत करेगी। और आप जब खाते नहीं हैं तो हमारे खाने का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम भी भूख हड़ताल पे हैं। ज्यादा बोलने की स्थिति में मैं हूं नहीं, लेकिन मैं थोड़ा डॉक्टर की बात मानता नहीं हूं। मेरी आदत खराब है कि जब आप लोगों के बीच होता हूं तो तमाम जो सलाह होते हैं डॉक्टरों की, मैं उनको नज़रअंदाज कर देता हूं। अभी भी मैंने किया है। थोड़ी सी बात कहनी है, उसके बाद साथी सारा अपनी बात कहेगी, क्योंकि सुबह उसको स्कूल जाना है। बात यह है कि एक सेल्फ क्लेम्ड मदर है हमारी, स्वघोषित माँ, स्मृति माँ, मनुस्मृति माँ। हाथ लहरा लहरा करके पार्लियामेंट में एक दिन बोल रही थी कि ये हमारे बच्चे हैं, माई चाइल्ड माई चाइल्ड। तो मैं उस माई चाइल्ड से माई मदर कहना चाहता हूँ कि माँ जी, आज मदर्स डे है। बाकी दिन तो चलिए आप सरकार का काम करती हैं, आज के दिन बच्चों से मिल लेते, आकर के पूछ लेते उनका हाल चाल कि भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं। और पूरे देश की माओं ने हमारा समर्थन किया है। आप भी आज एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। हालांकि ये सारी उम्मीदें बेकार हैं, क्योंकि आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि गोबर पे यदि सावन का पानी बरसेगा तो वो सोना हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। गोबर गोबर ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा खाद बन जाएगा। तो इनको हम खाद बनाएंगे और हमारी जो ऊर्जा है आंदोलन की, उससे हम लहलहाती फसल बनाएंगे, तैयार करेंगे, जहाँ शायद किसी को भूख हड़ताल ना करना पड़े, किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और साथ ही रोहित को अपनी जान ना देनी पड़े। आज मैं मोदी जी को सुन रहा था। मैंने आपको बताया कि अब मैं दूसरे लोगों को पढ़ना लिखना छोड़ दिया है मैंने। आजकल मैं मोदी जी को ही फॉलो करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, वजीर आजम। नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि फिर से कोई नया चार्ज लगा दें आपको। दो तीन बात कह के अपनी बात में खत्म करूंगा। राजस्थान भी जाते रहते हैं मोदी जी, लेकिन कभी वो डेल्टा मेघवाल की मां से मिलने के लिए नहीं गए। स्मृति जी तो खैर छोड़ी दीजिए, उनकी बात ही क्या है। केरला गए थे मोदी जी, जिसा पे बहुत आंसू बहा रहे हैं। आंसू अगर घड़ियाली नहीं है तो बहुत खुशी की बात है कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए इतनी चिंता अगर देश में हो रही है, तो शायद महिलाओं की समानता की बात इस समाज में स्थापित हो जाए। वहां भी गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। मुझे लगा कि वहां जाकर के जिसा के घर वालों से मिल लेंगे, लेकिन खबर आई है कि अभी तक नहीं मिले हैं। और आज कह रहे थे कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकते और कम्युनिस्ट लोग हिंसा नहीं छोड़ सकते। ये इनका जो यहाँ जनवरी फरवरी लेटा हुआ है मोदी जी का, बोला कि हमारी मांग वाइस चांसलर मान लिया है, तो यहाँ बैठ करके टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम्हारा मांग मान लिया है तो जाओ। तुम्हारी मांग ही क्या थी? तुम्हारी मांग को तो देश ने उसी दिन मान लिया जब तुमने जुमला 15 लाख का गढ़ा और लोगों ने अपना वोट तुमको दे दिया। अब तो हर जगह
तुम्हारे वाइस चांसलर हैं, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी मंत्री, तुम्हारा संतरी, तुम्हारा तो मांग मान ही लिया गया है। तो ये लेट करके देख रहे हैं कि हम लोग खा तो नहीं रहे हैं। अरे भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तुम लोग आंदोलन करते हो, हम लोग खा करके भूख हड़ताल नहीं करते हैं। हम लोग सब कुछ फिजिकली करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। तो इनको किसी मुद्दे से कोई लेना देना है नहीं। मेरे मोदी जी कह रहे थे, मतलब हमारे मोदी जी कह रहे थे कि कम्युनिस्ट लोग हिंसा नहीं छोड़ सकते। तो एक बार जो है इनके लिए ट्वीट करें मोदी जी, पूछें अपने एबीवीपी वालों से कि ये जो नारा लगाता है ये लोग, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती, तुम्हारी उस माँ भारती में रोहित की माँ है कि नहीं है, ये सवाल हम इससे पूछना चाहते हैं। तुम्हारी माँ भारती में डेल्टा मेघवाल की माँ है कि नहीं है, उमर की माँ उसमें शामिल है कि नहीं, ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं। अखलाक को मार दिया उसकी माँ माँ भारती है कि नहीं, ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं। और इसका जवाब भी हमको पता है, क्योंकि ये जो तुम खून से तिलक करना चाहते हो, तुम दरअसल इस देश के अंदर महिलाओं का खून बहाना चाहते हो, उसी के खून से तिलक करना चाहते हो। तुम दलितों का खून बहाना चाहते हो, उसी से तिलक करना चाहते हो। तुम अल्पसंख्यकों का खून बहाना चाहते हो, उसी से तिलक करना चाहते हो। किसान और मजदूर तो पता नहीं कितने साल से इस देश के अंदर खून बहा रहे हैं और उससे तुम तिलक कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा जो गोलियों से आरती करने का सपना है, उसके बारे में तुमको एक बात बता देते हैं। हमारे सर इतने हैं, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, तुम उनको हरा नहीं सकते। आजकल उन्होंने डराने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है, बम भेजे हैं। कितना बड़ा नौटंकीबाज है। JNU यहाँ है, JNU यहाँ है, प्रेसिडेंट यहाँ है और बम पुणे भेज रहा है। बम ही भेजना है तो JNU भेज दो। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बम तुम्हारे पास, प्रज्ञा ठाकुर तुम्हारे पास, कर्नल पुरोहित तुम्हारा, गोलियों से आरती तुम करते हो और आतंकवादी हमको कहते हो। बताओ ये कितना बड़ा मजाक देश के साथ कर रहे हैं। ये लोग हिंसक लोग हैं, झूठ बोल करके सरकार बनाए हैं। और झूठ बोलने का तो गजब सवाल है। ट्रोलर लोग गाली देकर के पूछता है कि 28 साल में PhD क्यों कर रहे हो। अरे 28 साल क्या, कोई अगर पढ़ना चाहे तो 90 साल में भी PhD कर सकता है, अगर उसकी करने की तमन्ना हो। तो अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं हो सकती है, वो कभी भी पढ़ सकता है। लेकिन जो सवाल खड़ा करते हो, उस सवाल का कभी मतलब समझा करो। हम तो 28 साल में PhD कर रहे हैं, मोदी जी 28 साल में BA कर रहे हैं, तो पता वो भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, पता नहीं चला। पता चल जाएगा। अब बताइए, 28 साल में BA किए, 33 साल में MA किए, उस हिसाब से तो हम बहुत कम पैसा खाए हैं सब्सिडी का। इनके पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। इसीलिए हर बार ये स्टूडेंट को टारगेट बना रहे हैं। कभी FTII को टारगेट बनाया, कभी HCU को, कभी JNU को। आजकल जादवपुर के बारे में कह रहे हैं कि देशद्रोहियों का अड्डा है। मतलब जहां जहां मोदी जी का विरोध होता है, वो देशद्रोहियों का अड्डा है। भाई साहब, इस लिहाज से पूरा देश आपके लिए कम पड़ जाएगा, कोई जगह आपको मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री पहला और आखिरी है, इसका विरोध हर जगह होने वाला है। एक नई खबर आई है कि राजस्थान में नेहरू जी का नाम हटा दिया गया है देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए हटा दिया गया है कि मोदी जी देश के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इसके बाद तो ये तानाशाही व्यवस्था ले आएंगे, जिसके पास इस देश में चुनाव होगा ही नहीं, कोई अगला प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। और जो पहला प्रधानमंत्री है उसका नाम इन्होंने डिलीट कर दिया है। पूछा गया कि क्यों ऐसा किया, तो ये बात शिक्षा मंत्री बोलता है। ये मत समझिएगा कि स्मृति ईरानी महिला है, सास बहू करती थी, इसीलिए ऐसा बयान देती है। नहीं, इनकी पूरी पूरी परंपरा ही ऐसी है। वैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाए हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान का शिक्षा मंत्री बोला है कि नेहरू का नाम इसलिए हटा दिए
ताकि कन्हैया नहीं बने। अब बताओ नेहरू का कन्हैया से क्या लेना देना? नेहरू का नाम इसलिए हटा दिए ताकि राहुल गांधी ना बने, ये बात समझ में आती है। नेहरू का नाम इसलिए हटा दी ताकि कन्हैया ना बने, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोई बात बेसिर पैर की बात करते हैं ये लोग। और महिला दिवस हो, पितृ दिवस हो, सभी दिवस पे जो है प्रधानमंत्री जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं। लेकिन देश के अंदर अगर किसी दलित महिला के साथ बलात्कार हो जाए, किसी इंसान को पेड़ पे लटका दिया जाए, कोई किसान आत्महत्या कर ले, किसी को उसका मुआवजा ना मिले, कोई गरीब फैक्ट्री में काम करते करते मर जाए, कोई मजदूर, मैं मजदूर की जब बात करता हूं तो मजदूर की अलग अलग कैटेगरी है। आप लोगों में से बहुत लोग आधे घंटे के अंदर पिज्जा मंगाते होंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए वो जान जोखिम पे डाल करके जो आपके लिए पिज्जा लाता है, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में वही लोग मरता है। अगर आधे घंटे में वो पिज्जा नहीं डिलीवर करेगा तो आपको तो फ्री पिज्जा मिलेगा, लेकिन उसका पैसा उस पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय के वेतन से काटा जाता है। आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, एम्बियंस मॉल है, कोशिश कीजिएगा, शायद दादी जी जब कभी जाती होंगी तो उनको ध्यान आता होगा, क्योंकि ये थक जाती होंगी। हम लोग नौजवान हैं, थकावट महसूस नहीं होता है। पूरे मॉल में कहीं भी आपको किसी भी स्टोर में कुर्सी नहीं दिखाई देगा। बिलिंग करने वाला जो स्टाफ होता है वो भी खड़ा होता है, अगर वो बैठ जाएगा तो उसका वेतन काट लिया जाएगा। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है मजदूरों का, उसमें जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, ये अंतिम बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस देश के अंदर 50% ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है व्यवस्था को। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वोट का राज है, तो मजबूरी में ये लोग हाथ जोड़ करके 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए। नहीं तो इनका बस चले तो इस देश की 50% आबादी को उठा करके ये लोग अरब सागर की खाड़ी में फेंक देंगे, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। इतना बड़ा जो वर्क फोर्स है, हम जिस इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर चल रहे हैं, उस वर्क फोर्स की जरूरत ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि जिस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम लोग जिंदा हैं, जिसको फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं, टेक्नोलॉजी, अभी आवाज कम आ रही थी तो दूसरा माइक आ गया। यहाँ जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कल को वहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाए, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया जाए, जो क्लास यहाँ टीचर लेते हैं उसी क्लास को कोई हार्वर्ड में खड़ा प्रोफेसर भी ले सकता है, तो ये टीचर बेकार हो जाएंगे। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जीवन को आसान बनाता है। सवाल ये है, ये जो 50% लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, क्या इन लोगों का इस्तेमाल मानव सभ्यता को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जब 12 घंटा काम जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो क्या 2 घंटा काम करा करके उसको 12 घंटे का पैसा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? क्या काम के घंटे को घटा करके लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? ये सवाल आज हमारे सामने है। और इस पे अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको जूता फेंका जाएगा, आपके ऊपर डेटोनेटर भेजा जाएगा, सेडिशन में जेल डाल देंगे। या इनका जो ये है जगदीश कुमार, एक ही मोड में रहता है, स्माइलिंग मोड। इस आदमी को इतनी भी समझ नहीं है कि समय बातचीत के लिए गया था हम लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन में, इसको पूछे सर सुबह क्या खाए थे, मुस्कुरा रहा था। बोले सर क्या खाए, कैसा लगा? बोला हम बहुत कम खाना खा रहे थे, फिर मुस्कुराने लगे। तो खाओ, जब तुमको भूखा स्टूडेंट बैठा हुआ ऐसे तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो कम से कम तुम ही पेट भर के खाओ। खाता ही होगा, झूठ बोल रहा था। इस तरह के लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिठाए जा रहे हैं, जिनका स्टूडेंट्स के प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई मानवता नहीं। पूरे देश से लोगों का समर्थन मिल रहा है। जब देखा कि सब जगह से लोग आकर के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो पहले हमारे भूख हड़ताल को बोला गैर कानूनी है, उसके बाद बोला कि जो लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं वो लोग गैर कानूनी हैं। तुम वाइस चांसलर हो कि कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हो, और कानून की पढ़ाई पढ़ना है तो हम पढ़ाते हैं क्या कानूनी क्या गैर कानूनी है। तुम जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाया हो वो गैर कानूनी है।
तुम जो सिफारिश पे वाइस चांसलर बने हो वो गैर कानूनी है। तुम सुबह सुबह नाश्ता करके आते हो और तुम्हारे सामने लोग लेटे हुए हैं भूख से, उनका तुम हाल चाल नहीं पूछते हो, ये गैर कानूनी है अगर तुम कानून की बात करते हो। इनको कोई चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन इनको इस बार गलत लोगों से पाला पड़ गया है। पाला इसलिए गलत लोगों से पड़ गया है क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और इनके पास दो ही हथियार है, या तो झूठ बोलेंगे या डराएंगे। बदनाम होने का डर है नहीं, कितना भी झूठ बोल लो, किसी के साथ मेरी दोस्ती करा दो, किसी की पार्टी ज्वाइन करवा दो, किसी का टिकट दिलवा दो, कोई प्लेन चढ़ा दो, कोई आईफोन रखवा लो। बदनामी से तो अब हमको डर लगता नहीं है, और डरने वाले हम है नहीं। सेडिशन से बड़ा क्या लगाओगे, उससे बड़ा तुम्हारे पास कुछ है नहीं लगाने को, तो डरने वाले हम है नहीं। और जब हम नहीं डरेंगे, हमारे साथी नहीं डरेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो समर्थन आ रहा है यहाँ पे, ये भी कम होने वाला नहीं है, ये कार्मा रुकने वाला नहीं है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अगर तुम इनको आउटसाइडर बोल करके रोकोगे तो सुबह सुबह तुम्हारे लिए सूरजमुखी का फूल लेकर के ऑफिस में के गेट पे मिलेंगे, और इनको जाकर के गुलाब का फूल लेकर के स्वागत करेंगे गेट पे कि आइए, ये जेएनयू आपका है, पहले आपका है फिर हमारा है, क्योंकि आपने हमको जन्म दिया है। आपके बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप सबसे पहले हकदार हैं इस कैंपस में आकर के आंदोलन करने के लिए। ये आपका पहला राइट है, आपको कोई आउटसाइडर नहीं बता सकता है। ये बात मैं इनको कह देना चाहता हूँ। कह रहे हैं आजकल एक नई बातचीत चल रही है कि स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, बार्गेन कर रहे हैं कि हमारा माफ़ कर दीजिए। हम माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, और जब हमने कोई गलती नहीं की है तो हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसीलिए हमारा क्लियर कट डिमांड है कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का जो तमाशा है उसको बंद कीजिए। इस लो लेवल टुच्चा टाइप का जो आपका एक्टिविटी है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कोई भी एक्शन लेंगे, हम उस एक्शन को मानेंगे नहीं। आपको जो रास्ता निकालना है निकालिए। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, हॉस्पिटलाइज होंगे, इलाज करवाएंगे, फिर आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोगों ने तय कर लिया। आप तमाम साथियों से एक खास अपील है कि लीडरशिप के सारे साथी, हालांकि इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब नहीं थे तब भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन कुछ क्रूशियल चीज़ें होनी हैं। मसलन 10 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, और एकेडमिक काउंसिल में अगर उससे पहले प्रशासन कोई रास्ता निकालता है, निश्चित तौर पे अगर वो इस बातचीत में इस नतीजे पे पहुंचता है कि हम विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई वो रास्ता निकालते हैं तो हम लोग मानेंगे। अगर वो नहीं निकालते हैं तो हम लोग एकेडमिक काउंसिल को चलने नहीं देंगे। और आप तमाम लोगों से अपील रहेगा कि एकेडमिक काउंसिल के बहुत भारी संख्या में जमा हुई है, तो प्रशासन को बताइए कि सबसे पहले ये एजेंडा आपको डिस्कस करना पड़ेगा। 10 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, जितना हो सकेगा हम लोग कैंपेन करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से भी अपील है कि आप सब लोग कैंपेन कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ, अपने रूममेट को, अपने फ्लोर पे, अपने मेस में एक लोगों को बताइए। और यह जो आंदोलन जिसको पूरा देश नहीं पूरी दुनिया एक आशा भरी नज़र से देख रहा है, उसको एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। क्योंकि जब निज़ाम इतना ज़्यादा, मतलब क्या कहा जाए, उसके लिए तो क्रूर शब्द भी मुझे कम लगता है, कठोर और क्रूर भी कम लग रहा है। इतना खतरनाक, इतना असंवेदनशील और मानवीय निज़ाम है। अगर उसको इस बार हम लोग हराए नहीं तो पूरे देश में बहुत खतरनाक मैसेज जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन पे सबको आशा भरी निगाह है। अगर ये आंदोलन हम जीतेंगे तो इस देश के अंदर लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई को जीतेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई जीतेंगे, और विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई को जीतेंगे, समानता का हक और अधिकार जो है उसकी लड़ाई को जीतेंगे। ये दायित्व तो हमारे ऊपर है। इसीलिए आप तमाम लोग, तमाम माताओं से, दादी माँ से, तमाम लोग, तमाम स्टूडेंट जो इस आंदोलन में आए हैं, जेएनयू की तरफ से एक बार उनको धन्यवाद करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप यह समर्थन देते रहिए। और हम लोगों के अंदर जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा है,
उससे हम लड़ते रहेंगे और हमारा विश्वास है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।